माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते सदाब वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से आज के इस एपिसोड में हम एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। अगली खबर रुस्तम 2 को लेकर आ रही है। डीआरडीओ के देसी ड्रोन रुस्तम 2 से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब पता चला है कि आने वाले महीनों में ये ड्रोन नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। एक खबर के मुताबिक मीडियम रेंज के इस ड्रोन को अप्रैल में 18 घंटे तक 27,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाने की तैयारी चल रही है। ये ड्रोन रणनीतिक टोही और निगरानी ऑपरेशन में बड़े काम आते हैं। इनकी रेंज बढ़ाने के फैसले को लेकर अधिकारियों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसको अपग्रेड करने का काम पूरा हो चुका है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रुस्तम 2 ड्रोन को तापस BH के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपना आखिरी सफल फ्लाइट टेस्ट पिछले साल अक्टूबर में पूरा किया था। इसमें ये 8 घंटे तक 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा था। रुस्तम 2 की रेंज को बढ़ोतरी करने के फैसले को आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल भारत अब तक ड्रोन की तकनीक के मामले में पीछे था, इसीलिए इससे संबंधित तकनीक को उसे भारी कीमत में आयात करना पड़ता था। ये इंपोर्ट अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से होता था, लेकिन अब देश में ज्यादातर उपकरण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत सेना ने कुछ दिनों पहले सेना से संबंधित 101 सामानों के इंपोर्ट पर 5 साल का बैन लगाया था। इन्हें भारत में ही बनाने का प्लान है। हालांकि हमारा दुश्मन चीन ड्रोन तकनीक के मामले में काफी आगे निकल चुका है। उसके पास विंगलू आर्म 2 ड्रोन है, जो कि बेहद घातक माना जाता है। ऐसे में अगर भारत अपने रुस्तम 2 को और विकसित कर लेता है और इसे आर्म्ड बना देता है, तो भारत को सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा एक तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी का मिलेगा और दूसरा हमारी आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी और हम अपने इन ड्रोन्स को निर्यात यानी कि अपने जो दोस्त देश हैं उनको भी बेच सकेंगे। हालांकि ये काम अब पूरी तरीके से होने वाला है। भारत की स्वदेशी रूप से विकसित 160 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली अस्त्रा MK2 मिसाइल का अब परीक्षण शुरू हो जाएगा और ये भारत को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हवाई युद्ध क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। भारत अब अस्त्रा MK2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज अस्त्रा MK2 भारत को अपने दुश्मनों पर बढ़त दिलाएगी और 26 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले के एक दिन के बाद हवाई युद्ध में अपने लड़ाकू जेट विमानों के लिए एक अधिक घातकता दिलाएगी। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अस्त्रा MK2 के लिए परीक्षण इस साल की दूसरी छमाही में शुरू होगा और हम 2022 तक मिसाइल को पूरी तरह से विकसित करने की उम्मीद कर रहे हैं। अस्त्रा एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि BVRAM है, जो कि मैक 4.5 की स्पीड से ट्रैवल करती है और इस स्वदेशी मिसाइल को भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर भी लगाए जाने का प्रयास जारी है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने पहले से ही 288 अस्त्रा MK1 मिसाइलों के ऑर्डर दिए हैं, जिन्हें की रूसी मूल के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर प्रूव भी किया जा चुका है। आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए भारत निर्मित इजरायली टेवोर X95 राइफल अब सेंट्रल फोर्सेस यानी कि केंद्रीय बलों और विभिन्न राज्य पुलिस टीमों के लिए आपूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि अब तक स्पेशल फोर्सेस इस तरीके की असॉल्ट राइफल्स को इजराइल से खरीदती थी। भारतीय सेना ने एक फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि RFI जारी किया है फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट यानी कि FTP के तहत 93,895 कार्बाइंस का, जिसके तहत UAE की फर्म कैरिकल को शॉर्टलिस्ट किया गया था। भारतीय सेना ने सभी प्रमुख विदेशी छोटे हथियार निर्माताओं को RFI जारी किया है, जिसमें कैरिकल, कोल्ट, सिक्सॉर, बेरिटा और क्लाशनिकोव हैं। लेकिन इस बार FTP में महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि RFI को कई भारतीय फर्मों जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, रिलायंस डिफेंस, SSS डिफेंस, भारत फोर्स और अदानी PLR सिस्टम को भेजा गया है और इस बार भारतीय फर्म कार्बाइन के लिए FTP प्रक्रिया में भाग लेंगे। हालांकि इस दौड़ में अदानी PLR सिस्टम हो सकता है, जो कि इजराइल की गैली ACE-21 कार्बाइन को मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि इस कार्बाइन का उत्पादन भारत में होता है। आपको बता दें कि ACE-21 को 2013-2014 में सेना के द्वारा चुना गया था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये केवल सिंगल वेंडर सिचुएशन वाली बात थी, यानी कि केवल विदेश से ही इसको आना था, जिसकी वजह से ये सौदा नहीं हो सका। क्योंकि अब भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विदेशी पार्टनरशिप के साथ हथियारों का निर्माण करना चाहती है। सूत्रों ने कहा कि 3 लाख से अधिक कार्बाइन के लिए बड़ा टेंडर भी प्रक्रिया में है और इस साल के अंत में इसे जारी किया जा सकता है, जो कि मेक इन इंडिया की पहल होगी। पिछले साल सितंबर में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कैरिकल को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था उसे खत्म कर दिया गया। हालांकि UAE ने भी भारत के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कही थी, लेकिन भारत ने इस पर अभी कोई विचार नहीं किया। आपको बता दें कि अडानी PLR सिस्टम 56x45 mm चैम्बर वाले टेवोर X95 का भी निर्माण करता है, जो कि स्पेशल फोर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है और ये राइफलें मेड इन इंडिया मार्किंग के साथ आती हैं। सूत्रों ने कहा कि CISF ने अन्य राज्य पुलिसों के साथ मिलकर मेड इन इंडिया राइफलों की खरीद की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अदानी PLR सिस्टम ग्वालियर में भारत का पहला निजी बैरल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही राइफल का स्वदेशीकरण का जो हिस्सा होगा वो 75% हो जाएगा।
ग्वालियर की सुविधा में इस साल के अंत तक ऑपरेशनल इसे कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि देश के बाहर से बैरल आयात करने के बजाय उन्हें भारतीय निजी छोटे हथियार खिलाड़ी ही इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि इन्हें बना सकेंगे। रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बयान में कहा गया है कि हैदराबाद में एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM के अंतिम बैच के उत्पादन बैच को इंटीग्रेटेड कर दिया गया है और BDL के द्वारा उसे हरी झंडी दे दी गई है। यह मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित डुअल पल्स रॉकेट मोटर और डुअल कंट्रोल सिस्टम प्रणाली के द्वारा संचालित है, जो कि टर्मिनल फेज में आवश्यक गतिशीलता प्रदान करती है और भारतीय नौसेना के जहाजों में इसके कई परीक्षण किए जा चुके हैं। LRSAM सिस्टम के कई एंड टू एंड प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं, जो कि सफल रहे। इस हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया है और इसे नौसेना को दे दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में जापान के राजदूत सतोशी आसाम पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों ने इंडो जापान परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की पार्टनरशिप स्वाभाविक है और भारत के विकास और आधुनिकीकरण के प्रयासों में इसकी अहम भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से राज्य के विकास में अंतर देखने को मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि राज्यों के विकास के लिए जापान का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का एक उदाहरण है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति को लागू करने में असम महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमें विदेश से मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस बात पर गौर करना है कि इसकी दृष्टि और इसकी नीतियों का उपयोग देश में कैसे किया जा सके। असम के विकास में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को लागू करने में असम सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। असम का विकास एक्ट ईस्ट नीति की सफलता का एक आधार है। आपको बता दें कि असम में जापान के अलावा इजराइल भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और यहाँ पर कई भविष्य की परियोजनाओं को भी लागू किया जाएगा और इसके लिए कार्य चल रहा है और इस बात को लेकर चीन भी चिढ़ा हुआ है। बैंगलोर स्थित स्टार्टअप कंपनी टॉनबो इमेजिंग ने BDL के साथ मैन पोर्टेबल ATGM को सह विकास करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इन हल्के सटीक मिसाइलों को अत्याधुनिक इमेजिंग सिस्टम के साथ बनाया जाएगा, जिससे कि वे दुश्मन के टैंकों पर बढ़त बना सके और दुश्मन के कमजोर बिंदुओं पर उन्हें मार सके। ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन भी होने वाला है, जिससे कि भारतीय सेना की रात में लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इसमें रात में लड़ने के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड लगाया जाएगा। आपको बता दें कि 2017 में 8,356 इजरायली स्पाइक मिसाइलों को खरीदने का सौदा इस उम्मीद से किया गया था कि DRDO, जो कि एक दशक से अधिक समय से स्वदेशी ATGM पर काम कर रहा था, उन्हें वितरित करेगा। लेकिन सफल परीक्षणों के बाद भी DRDO की तीसरी पीढ़ी की नाग मिसाइल को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी लागत और क्षमताओं पर अभी भी संदेह बरकरार है। इसी वजह से सेना को पाकिस्तानी सीमा पर तैनात की जाने वाली 240 स्पाइक मिसाइलों के लिए एक इमरजेंसी ऑर्डर देना पड़ा था। मैन पोर्टेबल ATGM क्षमताएं तीसरी पीढ़ी के सिस्टम से आगे बढ़ चुकी हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट जनरेशन की मैन पोर्टेबल ATGM पर विकास करने के लिए स्टार्टअप कंपनी ने BDL के साथ हाथ मिलाया है। दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है और कहते हैं कि उसकी कथनी और करनी दोनों में ही अंतर पाया जाता है और ऐसे में वो लगातार नई नई चालें चलता रहता है। अब उसने अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर में बदलना शुरू कर दिया है। चीन ने ऐसे सैनिकों के लिए आयरन मैन की तरह एक्सोस्केलेटन सूट बनाए हैं, जो कि भारी वजन ले जाने में मदद करते हैं। यही नहीं, चीनी ड्रैगन ने ऐसे सूट से लैस चीनी सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया है, जहां पर दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से तनाव भी चल रहा था। PLA सैनिकों के एक्सोस्केलेटन सूट पहनकर गश्त लगाने की एक खबर ऐसे समय पर आई है जब पिछले दिनों ड्रैगन पर भारतीय सैनिकों के खिलाफ अपने सबसे घातक माइक्रोवेव वेपन के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि भारतीय सेना ने इसका खंडन किया था। हालांकि रूसी न्यूज वेबसाइट के अनुसार PLA सैनिक इस तरीके के सूट पहनकर गश्त लगा रहे हैं और ये भी बताया गया है कि इन सैनिकों को नागरी इलाके में तैनात किया गया है, जो लद्दाख से सटा हुआ है। इन सैनिकों ने एक्सोस्केलेटन सूट की मदद से अग्रिम मोर्चों पर तैनात अपने साथी चीनी सैनिकों के लिए कई तोहफे पहुंचाए हैं। आपको बता दें कि नागरी में तैनात सैनिकों ने इन सूटों को पहनना भी शुरू कर दिया है। इसकी मदद से ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते या फिर खराब मौसम में भी वे भारी सामान ले जाने में सक्षम है। इससे सैनिकों की कमर या फिर पैरों में चोट लगने का जोखिम कम हो जाता है। हालांकि दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता ये जो सैनिक हैं जो कि एक्सोस्केलेटन सूट पहनकर आ रहे हैं, शायद जो डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया हुई है उसमें वो चीनी सैनिकों की इस तरीके से मदद कर सकते हैं कि जो सामान तैनात किया गया है LAC पर उसको वापस ले जाने के लिए। हालांकि तो आने वाले समय पर पता चलेगा कि चीन की ये कोई नई चाल तो नहीं है। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे तनाव के बीच ईरान की सेना ने एक नई मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। आर्म ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हैदरी ने कहा कि इस मिसाइल को ईरान ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। इस परीक्षण में मिसाइल की क्षमता का परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा। हैदरी ने कहा कि यह मिसाइल किसी भी मौसम में अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है।
इससे पहले ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे देश की प्रतिरोधक क्षमता स्वदेशी मिसाइलों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि आज ईरानी मिसाइलें बहुत सटीक मार करने वाली और विस्फोटक क्षमता से लैस है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि ईरान अपने वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादे की हत्या का बदला लेगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।